मैं विवेक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएलटी कॉलेज सहरसा की ओर से आज की इस परिचर्चा में आप सबों का स्वागत करता हूं। अपने पिछले परिचर्चा जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी यूजीसी नेट के परीक्षा के बारे में, उसी परीक्षा के सिलेबस, पाठ्यक्रम, अंक पद्धति, प्रश्नों के प्रकार आदि के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न पत्र के रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। पहले भी हम बता चुके हैं कि यह परीक्षा दो पत्रों में ली जाती है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए कॉमन होते हैं, चाहे वो किसी भी विषय से एग्ज़ाम में शामिल हो रहा हो। सभी छात्र छात्रा उस प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रथम प्रश्न पत्र एक ही प्रकार का होता है। सवाल भी 50 सभी के लिए बराबर होते हैं और प्रश्न भी सभी के लिए बराबर होते हैं। प्रश्न भी एक ही किस्म के रहते हैं। केवल प्रश्न पत्र 2 जो होता है वो अलग अलग होता है। अपने अपने विषय के अनुरूप प्रश्न पत्र दूसरे में अपने विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न पत्र पहले हम लोग प्रश्न पत्र 1 पर चर्चा करें कि प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या पूछा जाता है। प्रश्न पत्र 1 जो है वो उसका सिलेबस इकाइयों में बांटा गया है। सिलेबस बड़ा है, विस्तृत है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले सारी चीज़ों को समेटा गया है। इस प्रश्न पत्र प्रथम का जो सिलेबस है उसमें इस उद्देश्य से इसे बनाया गया है ताकि यह विद्यार्थियों की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन कर सके। इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों में विस्तृत विषय बोध, विश्लेषण की क्षमता के साथ साथ तर्क संरचना की समझ, अपने आस पड़ोस, राज्य, पर्यावरण, संसाधन आदि जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं उन सारी जानकारियों की परख होती है। प्रभावी शिक्षण में उपयोग में आने वाली विधियाँ, प्रभावी शिक्षण के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए या उपलब्ध संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, चुनने के लिए, परीक्षार्थियों में इन सारी गुणों को परखने के लिए प्रश्न पत्र प्रथम का लिया जाता है। प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा ली जाती है। अब आते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 50 प्रश्न होते हैं। जो ये पूरा पाठ्यक्रम जो है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम 10 इकाई में बांटा गया है और हर इकाई से 5-5 सवाल पूछे जाते हैं। ये 5 सवाल हर इकाई के लिए निर्धारित हैं कि 5-5 सवाल हर एक इकाई से पूछे जाएंगे। इस तरह 10 इकाई से 5-5 सवाल यानी कि 50 सवाल पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों का मान बराबर होता है, 2-2 अंकों का सारा प्रश्न पत्र होता है, सारा प्रश्न होता है। और इस लिहाज से प्रत्येक इकाई समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर इकाई में हमारी शैक्षणिक योग्यता, विषयगत योग्यता हमारी जांची जाएगी प्रश्न पत्र 2 से। तो हमारे आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न पत्र प्रथम के सिलेबस को देखने के स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रश्न पत्र जो है वो हमारे आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। एक शिक्षक के रूप में जो गुण होने चाहिए उन गुणों की जांच करने के लिए बनाया गया है। हमारे जीवन की गुणवत्ता को जो प्रभावित करता है उन सारी चीज़ों को इसमें समेटा गया है और हमारे सामने उससे संबंधित प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि हम इतना अवेयर हो सकें
कि जो कारक जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, हमारे शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते हैं, हमारे सोचने समझने सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम कितने जागरूक हैं। तो इसको हम लोग इकाईवार देखते हैं, मतलब 10 इकाई पर अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहली इकाई पर चर्चा करते हैं। पहली इकाई में शिक्षण अभिवृत्ति एजुकेशन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बातें रखी गई है। इस इकाई में शिक्षण की अवधारणा, उसके उद्देश्य, शिक्षण का स्तर मतलब समझ और स्मरण शक्ति, उसकी विशेषता, शिक्षार्थी की विशेषता, भावात्मक और संज्ञानात्मक भावों का क्षमताओं का मूल्यांकन, शिक्षण के लिए सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण, शिक्षण की पद्धति, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शिक्षण की पद्धति, आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में, संचार साधनों का, नवीनतम संचार साधनों का प्रयोग और मूल्यांकन प्रणाली। ये सारी चीज़ें प्रथम इकाई में समेटी गई है। इस इकाई से 5 सवाल आते हैं। इस इकाई से जो सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः सीधे प्रैक्टिकल तौर पर होते हैं। जैसे एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका होगी, कक्षा में हम हमारे अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को सिखाने के लिए हम किन किन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, हम किन टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी क्लास के लिए, सभी विषयों के लिए, सभी उम्र के छात्रों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण का सामग्री सहायक नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों को प्रथम इकाई में दिया गया है और इससे ही हमें हमारे सवाल भी आते हैं। दूसरी इकाई जो आती है, दूसरा इकाई जो है वो हमारे शोध से संबंधित होता है। हमारे शोध करने की क्षमता, शोध अभिवृत्ति से संबंधित होता है। इसमें जो पूछे जाते हैं वो शोध के अर्थ, जो हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं वो क्या है, किस प्रकार का होता है, उसकी पद्धति क्या है, शैली क्या है, उसके विभिन्न चरणों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि कितने चरणों में शोध पूरा किया जा सकता है, उसके गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषता क्या है, उसका क्या प्रभाव है, वह किस प्रकार उपयोगी है। इसी में पेपर लेखन, कार्यशाला, अनुसंधान में नैतिकता आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास विषय के छात्रों के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट रहता है कि यह जो इकाई 2 में पूछा जाने वाला सवाल होता है, यह उन्हें अपने हिस्टोग्राफी पेपर में पढ़ा हुआ होता है, उन्होंने यह पढ़ा हुआ होता है। और जो लोग पीएचडी कर रहे होते हैं या पीएचडी में इनरोल होते हैं, उन्हें पहले 6 महीने का प्री पीएचडी कोर्स वर्क करना होता है, उसमें भी इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है। तो यह भी इकाई उनके लिए अनजाना नहीं रहता है। इस इकाई में भी वो अपने इस सारे शब्द अर्थों से परिचित रहते हैं। इन चीज़ों को वो आसानी से समझ सकते हैं, इससे संबंधित सवाल बना सकते हैं। तीसरा इकाई जो है वो गद्यांश से संबंधित होता है, मतलब कि आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है और उस गद्यांश से सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल उससे पूछे जाते हैं। जो गद्यांश दिया जाता है उससे संबंधित 5 सवाल पूछे जाते हैं जो उसी गद्यांश पर आधारित होते हैं। चौथी इकाई संचार से संबंधित होती है। संचार की तकनीक, कक्षा में प्रभावी संचार, मीडिया, समाज आदि से संबंधित होता है। मतलब ये संप्रेषण, आप कक्षा में किस प्रकार अपने विषय को संप्रेषित कर सकते हैं, आप अपने छात्रों के साथ किस प्रकार संवाद स्थापित कर सकते हैं, इसमें परंपरागत और आधुनिकतम तकनीक दोनों की चर्चा होती है। और आपके लिए प्रभावी संप्रेषण के लिए आधुनिकतम तकनीक किस प्रकार लाभदायक होती है, परंपरागत तकनीक किस प्रकार लाभदायक होती है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए आपका संप्रेषण की भूमिका क्या है, आप किस प्रकार अपनी बातों को दूसरे तक संप्रेषित कर पाते हैं, या आप अपनी बात समाज तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित सवाल जवाब इसमें पूछे जाते हैं। संप्रेषण का अर्थ,
उसके प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक और गैर वाचिक, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया और समाज। ये इस टॉपिक, इस इकाई से संबंधित है। ये इकाई 4 में शामिल किया गया है और इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इकाई 5 और 6 इन दोनों में गणित और रीजनिंग, ये दोनों से संबंधित है। गणित और रीजनिंग से ये संबंधित है। इससे 5 और 5 10 सवाल आते हैं। गणित में श्रृंखला, विलुप्त संख्या, वर्गीकरण, कूट संबंध आदि दिए जाते हैं और रीजनिंग में समानता, कथन, कारण, संबंध, वेन आरेख, एनालिटिकल रीजनिंग, मानव संबंध, रक्त संबंध आधारित प्रश्न आते हैं। यह आपके तर्क और अभिव्यक्ति की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है। आपके तार्किक क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें इस 2 इकाई के अंतर्गत आती है। जो ये 10 सवाल होते हैं, ये आपकी इन क्षमताओं की परख करते हैं। गणित में अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, औसत आदि से संबंधित सवाल आते हैं। संख्या, अक्षर, कूट संबंध, छूटी गई श्रृंखलाएं, विलुप्त संख्याएं, आभासी श्रृंखला, इन सारी चीज़ों के बारे में। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहते हैं और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहते हैं, जो वेन आरेख, अनुरूपता, तर्कशास्त्र, एनालिटिकल रीजनिंग, मानव संबंध आधारित, मूलरत संबंध आधारित जो रीजनिंग पूछा जाता है, वेन डायग्राम वगैरह दे करके जो रीजनिंग पूछा जाता है, कथन, कारण, संबंध, ये सारी चीज़ें इसमें रीजनिंग में पूछी जाती है। यह भी 5 अंकों की होती है। तो इस प्रकार दोनों इकाई से मिलाकर 10 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। अब आता है इकाई 7 और 8। ये इकाई 7 आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित है और इकाई 8 सूचना और संचार तकनीक से संबंधित है। तो आंकड़ों की व्याख्या का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन जो हम लोग करते हैं, वो उससे संबंधित सवाल इसमें रहता है। और शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि उसके प्रोग्राम वगैरह से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, जो भी चीज़ आपके पठन पाठन में सहायक सिद्ध हो सकती है, उसके बारे में। कंप्यूटर का मौलिक ज्ञान, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मौलिक ज्ञान। प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा जाता है, प्रोग्राम के नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत डीप अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, बहुत अंतर विषयों में जाकर नहीं, बल्कि सामान्य जानकारी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ सेव होती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा उसको देना है। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रानेट या इंटरनेट वगैरह, 4G 3G तकनीक वगैरह, 5G तकनीक वगैरह, ये इससे संबंधित है। तो इस तरह के सामान्य शब्दावली, संक्षिप्त सामान्य शब्दावली पूछी जाती है। उच्च शिक्षा में डिजिटल साधनों का प्रयोग किस प्रकार होता है, जो हमारे लिए उपयोगी संसाधन है, वो उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इस दोनों इकाई को मिलाकर 7 और 8 दोनों इकाइयों को मिलाकर 10 सवाल पूछे जाते हैं। इकाई 9 जो है वो हमारे करेंट टॉपिक से संबंधित होती है। इस इकाई में संपोषणीय विकास, पर्यावरण, ऊर्जा, मानव स्वास्थ्य, जोखिम, आपदा, पर्यावरण संरक्षण आदि से 5 सवाल पूछे जाते हैं। यह शुद्ध रूप से हमारे आस पड़ोस में घटने वाली घटनाएं, कोई समझौता, संधि जो हमारे पर्यावरण पर अपना असर डालती है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस फिक्स है। यह संपोषणीय विकास, उसके लक्ष्य, निर्जातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण पर उसका प्रभाव, पर्यावरणीय मुद्दे जैसे प्रदूषण, जैसे मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण के लिए होने वाली विभिन्न प्रकार की संधियां, विभिन्न समझौते जैसे मॉन्ट्रियल समझौता, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ये सभी इस टाइप की संधियों
के संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये आस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं या नज़दीक भविष्य में होने वाले समझौतों संधियों पर आधारित होते हैं। इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। 10वीं इकाई जो है उसमें भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, अनुसंधान कार्यों के लिए उपलब्ध ढांचे और उच्च शिक्षा एवं शोध में तकनीक, सामान्य शिक्षा आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह इसका मुख्य रूप से हेडिंग उच्च शिक्षा प्रणाली, भारत में जो शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षा प्रणाली है उससे संबंधित सवाल जवाब रहते हैं। अधिगम, उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा का विकास, राष्ट्रीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा का विकास, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति, प्रशासन, इन सभी पर शिक्षा का असर, इनसे संबंधित सवाल जवाब रहते हैं। इसमें भी अधिकांशतः नज़दीक निकट भविष्य में घटने वाली घटनाएं, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ, उसके प्रभाव, उसकी आलोचना, उसके क्रियाकलाप, निकट भविष्य में लागू होने वाली नीतियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में जो शिक्षा से संबंधित हो, हायर एजुकेशन से संबंधित हो, जो शिक्षा को, शिक्षण पाठ्यक्रम को प्रभावित करता हो, शिक्षा के ढांचे को प्रभावित करता हो, उन सभी चीज़ों के बारे में सवाल रहता है। तो इस प्रकार ये 10 इकाई में बटा हुआ प्रथम पेपर की एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब इस 10 इकाई में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके पहले से पढ़े हुए होते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, या सुनी सुनाई बातों पर भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका टीचिंग एनालिसिस, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो शिक्षण की क्या विधियाँ होगी, बहुत सारे इसमें प्रैक्टिकल सवाल होते हैं। हालांकि इसके लिए किसी टेक्स्ट बुक का सहारा लिया जा सकता है। इकाई 2 जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, शोध अभिवृत्ति है, यह आपको प्री पीएचडी कोर्स में उपलब्ध है। इतिहास के छात्रों के लिए इतिहास दर्शन में इस चीज़ को शोध और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना रहता है। तीसरा इकाई जो गद्यांश है, दिए गए गद्यांश से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। चौथी इकाई संचार मीडिया, चौथी इकाई 7वीं और 8वीं इकाई, ये 3 इकाई जो है यह संचार मीडिया से संबंधित है। जो हम लोग रोज़मर्रा के दिनों में देखते हैं, तकनीक का विकास, तकनीक, कंप्यूटर, सीडी या प्रोग्रामिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, जो हमारे शिक्षण में उपयोगी है, उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इसमें भी कोई अनसुना और परिचित भाव नहीं है। जो चीज़ हम देखते हैं, जैसे स्वयं प्रभा चैनल के बारे से पढ़ाई हो रही है या दीक्षा पोर्टल क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले से परिचित हैं। इन सभी चीज़ों के, इन सभी शब्दों को हम लोग सुन चुके हैं। इससे संबंधित सवाल आने पर हम लोगों को विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। इकाई 5 और 6 जो गणित और रीजनिंग से संबंधित है, इसमें बहुत भारी सवाल नहीं होते हैं, गणित के बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं होते हैं, बल्कि अधिकांश सवाल रीजनिंग पर संबंधित होते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से सवाल को देखें, पढ़ें, उसकी प्रकृति को समझें, तो इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें विशेष गणितीय सूत्र, विशेष गणितीय सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आसान शब्दों में, सरल शब्दों में इन सवालों को बनाया जा सकता है। जैसे श्रृंखला, विलुप्त संख्या के विलुप्त होने का एक क्रम होगा, अगर उस क्रम को हम ढूंढते हैं तो अगली संख्या को तुरंत ढूंढ लेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन या मानव संबंध या एनालिटिकल रीजनिंग, ये सभी चीज़ों का लिए थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता है और ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर से एक बात दोहरा दूं कि प्रश्न पत्र प्रथम में हमें कम से कम 20 सवालों के जवाब देने होंगे, तभी हमारी कॉपी आगे चेक होगी। तो 20 सवाल, 50 में 20 सवाल तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बनाने ही होंगे, और उसके आगे जो भी हम बढ़त हासिल करेंगे वो हमें जीआरएफ दिलाने में, नेट क्वालिफाई करवाने में या मेरिट लिस्ट में अपने स्थान को ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होगा। उसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं।
इकाई 9 और 10, इकाई 9 और 10 यह अगर कोई व्यक्ति अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करता हो, करंट में किसी मैगजीन पे पढ़ता हो, चाहे वो दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, स्पेक्ट्रम हो, कोई भी किसी भी मासिक पत्रिका को पढ़ते हो या पेपर का नियमित रूप से अध्ययन करते हो या समाचारों को सुनते हो, टीवी पर आने वाले समाचारों को सुनते हो, ध्यानपूर्वक सुनते हो, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आस पड़ोस में घटने वाली घटनाएं उनके स्मरण शक्ति में रहती है। उन्हीं से संबंधित ये सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये 10 सवाल भी आपको बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम गहन अध्ययन से नहीं, गहन क्षेत्रों से नहीं पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न पत्र प्रथम की रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अगले परिचर्चा में हम लोग प्रश्न पत्र द्वितीय जो विषय से संबंधित है, चूँकि मैं इतिहास विषय से संबंधित हूँ इसलिए मैं इतिहास प्रश्न पत्र पर परिचर्चा पेश करूँगा। द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में इतिहास के बारे में मैं बताऊँगा। इस परिचर्चा में आपको अगर कोई कठिनाई हुई हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कॉलेज अभी तो पढ़ाई बंद है, कोविड महामारी के कारण क्लासरूम बंद है, क्लास खुलने पर आप कॉलेज में भी आकर पूछ सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं। आज की परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके अगले कड़ी में हम लोग अपने प्रश्न पत्र द्वितीय इतिहास को देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे, उसके सिलेबस को जानेंगे और उसके प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।